तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जानते हैं आप लोग, प्रकाश का प्रवर्तन चल रहा है जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 3। आज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ लिए थे पूरा एकदम जितना भी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितना भी बन रहा था उस सारे चीज़ पढ़ लिए थे। अपवर्तनांक उपवर्तनांक सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। उम्मीद है आप लोग उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि नोट्स परफेक्ट रहता है तो परफेक्ट पढ़ाई भी होती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो पर, जो छात्र इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा समय के साथ, और नोटिफिकेशन जाने से आपका तैयारी भी बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास करते हैं कंटिन्यू। जो पीछे क्लास हो गया था उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हो गया था, इसके बाद सघन माध्यम विरल माध्यम का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया था। इसमें कि कौन से सघन किसके रिस्पेक्ट में सघन होता है। अगर पानी और कांच मिले तो कांच सघन होगा और पानी विरल होगा। अगर हवा और पानी मिले तो हवा विरल हो जाएगा और पानी सघन हो जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें हम पढ़ लिए थे। इसके बाद सघन माध्यम में किस ओर उड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर होगा। इसके बाद विरल माध्यम में क्या होगा, ये सारी घटनाएं हम लोग क्या कर लिए थे बाबू, पढ़ लिए थे। इसके बाद अपवर्तन के जो नियम है उसको भी हम लोग अच्छे तरह से देख लिए थे कि पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम को एक चीज़ और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पीछे वाली वीडियो में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक भी, किसी चीज़ का कोई भी पदार्थ का निकालना होगा उसको भी हम मेथड से बता दिए हैं कि किस तरह से, किस फार्मूला से आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद किस पदार्थ का कितना तरंगदैर्घ्य होता है उसको भी हम लोग देख लिए थे। आगे अगर बात करें तो पार्श्विक विस्थापन देख लिए थे। इसके बाद अपवर्तन के कारण हुई घटना को हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए कि कौन कौन घटना किस कारण से होता है और अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं हमारे दैनिक जीवन में। इसके बाद अपवर्तनांक देख लिए थे, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर किस तरह से होता है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम में उसका चाल होगा। ठीक है, तो इसको भी हम देख लिए थे। आगे अगर बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करें तो आज की क्लास हमारा होगा यहाँ से, यानी कि ताल या लेंस हम लोग को आज पढ़ना है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो क्लास हम लोग का अगला चलेगा पार्ट 3 वाला क्लास, वो हम लोग का ताल या लेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। यानी कि हम आज फाइनली पढ़ने वाले हैं ताल या लेंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है बाबू, चलिए। तो सबसे पहले ताल या लेंस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की बात आती है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है उसको देखते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है, किस तरह से इसका उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लेंस का परिभाषा कहता है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम ताल या लेंस कहलाता है। ठीक है, जिसका एक भाग अवश्य वक्रित हो। ठीक है, यह प्रायः कांच का बना होता है। इसका सतह बेलनाकार रहने पर गोलीय लेंस और गोलाकार रहने पर कौन सा लेंस बाबू, गोलीय लेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर है, देखिए कि इसका सतह बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस होगा। ठीक है, और गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस होगा। ठीक है, यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पर बेलनाकार लेंस होगा क्योंकि बेलनाकार अगर आपका लेंस है तो बेलनाकार रहेगा और इसका गोलाकार रहेगा तो गोलीय सतह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय लेंस देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं बाबू कनकेव लेंस। ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा आप लोग दर्पण में बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में समझ लिए हैं कि कॉनकेव क्या कहलाता है और कॉन्वेक्स क्या कहलाता है। केव मतलब गुफा जो टेढ़ा हुआ हो, यानी कि जो बाहर से कलई किया हो और अंदर की तरफ धंसा हुआ, उसको कनकेव मिरर के नाम से जानते थे। और उसी तरह कन्वेक्स की बात किया जाए जिसको उत्तल हिंदी में कहते हैं, उत्तल से हम बताए थे कि जो उठल हो, उठल का मतलब जो उठा हुआ हो, यानी कि जो अंदर की ओर कलई किया हो, पेंट किया हो, पॉलिश किया हो, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है लेंस की, तो हम लोग लेंस की संपूर्ण जानकारी रखेंगे। ठीक, चलिए। तो आप लोग जान गए कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, दो, जिसको अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को बोलेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस। चलिए,
अब बात आती है कि लेंस होने का शर्त क्या है। ये लेंस किस तरह से हम लोग समझेंगे कि लेंस ये है, उसका कोई ना कोई शर्त होता होगा। तो देखिए आइए उसके शर्त के बारे में हम लोग समझते हैं कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ से देखना होगा आपको कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। और अर्थात उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा और अवतल लेंस की भांति। यानी कि कहने का मतलब कि जब पदार्थ से अपवर्तनांक ज़्यादा हो तो उसका चेंज नहीं होता है, उत्तले की तरह भांति काम करता है और अवतल की भांति कार्य करता है, ठीक है। चलिए, और लेंस की प्रकृति कब बदलता है, बात आती है कि लेंस की जो प्रकृति है कब बदलेगा। तो जब माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ से अधिक हो, अभी बताए हैं कि जब इसका प्रकृति नहीं बदलेगा कब, तो जब अपवर्तनांक कम हो तो नहीं बदलेगा, और जब बदलेगा कब, जब अपवर्तनांक से पदार्थ का ज़्यादा हो जाए, माध्यम से, जब माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि उत्तल लेंस है अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करने। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बाबू। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन भी आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आपका कहाँ से डाउट बनता है, किस तरह से आप लोग डाउट सोचते होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बताए, तो सारी क्वेश्चन को हम एक एक करके इसमें ले दिए हैं ताकि आपका कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, अगर अगले क्वेश्चन लिए हैं हम कि लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है, जो लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है, तो देखिए उसका शर्त क्या है कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है बाबू, माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस का कांच पट्टी जैसा कार्य करने लगता है और इसका फोकस अनंत हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि लेंस पट्टी की तरह कार्य करेगा तो इसका जो फोकस है उसका क्या हो जाएगा बाबू, अनंत हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ये हो गया कि वायु में जो बुलबुला है, पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करेगा। इसको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे काम करेगा बाबू, अवतल लेंस की भांति, और अवतल को ही हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, दिखेगा उत्तल लेंस की तरह लेकिन कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो दिखेगा तो उत्तल लेंस की तरह लेकिन कार्य किस तरह करेगा बाबू, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। अभी बतलाए हैं कि अवतल लेंस को अपसारी नाम से जानते हैं, तो वही उत्तल लेंस की बात किया जाए तो अभिसारी लेंस के नाम से जानेंगे। किस लेंस से बाबू, तो अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो आवर्धन की जो क्षमता है उसका ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष पर होता है। किस लेंस में प्रिज्म का जो आधार है प्रधान अक्ष पर होता है, तो कहता है कि उत्तल लेंस। आधार के मतलब जब भी कोई किरण जाएगा, आधार के मतलब कोई भी हम किरण विदा करें तो आधार की तरफ मुड़ेगा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जब भी मुड़ेगा वो किस ओर मुड़ेगा बाबू, आधार की ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो वही आधार कह रहा है कि आधार का मतलब देखिए ये वाला, ये पार्ट ऐसे बनाए तो त्रिभुज बने यहाँ पर, तो यही ना आधार हुआ। फिर यहाँ से ऐसे अगर बनाए तो यहाँ पर त्रिभुज बनाए, यानी कि यहाँ आधार बनेगा। वहीं अगर अवतल लेंस की बात किया जाए तो देखिए आधार उसका ऊपर या नीचे बनेगा। देखिए यहाँ एक आधार बना और यहाँ एक आधार बना। जब भी कोई किरण विदा करेंगे तो आधार की ओर मुड़ेगा, इसका रूल आगे है। जब हम लोग इसका प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो आधार की तरफ कोई किरण कैसे जा रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोग बस यहाँ पर इतना समझिए कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष की ओर होगा उसको देखते हैं, तो उत्तल लेंस में, ठीक है। अगर आधार की ओर अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार शीर्ष पर होता है। देखिए अभी बताया है ना कि अगर उत्तल लेंस है तो आधार यहाँ पर है, तो यानी कि इधर आएगा, आधार की ओर मुड़ रहा है। और अवतल लेंस में बताएं कि शीर्ष, देखिए शीर्ष की ओर, यानी कि शीर्ष की ओर ये हो गया ना, तो यही कह रहा है कि अवतल लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, अवतल लेंस। कि किस लेंस का प्रिज्म आधार, जो प्रिज्म का आधार है शीर्ष की ओर होगा तो अवतल लेंस का होगा, ठीक है।
चलिए, और बात आती है अभिसारी लेंस का, जो कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अभिसारी लेंस का परिभाषा करते हैं कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती हो, एक बिंदु पर जमा करती हो, उस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जो लेंस प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, और देखिए यहाँ पर जमा करती है, इसका ये होता है, ये इसका ये होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि एक जगहों पर जमा करता है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा लेंस, तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को ही हम लोग क्या करते हैं उत्तल लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि पीछे में हम चर्चा किए हैं आप लोग को कि अभिसारी लेंस को बाबू उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और वही बात आती है अपसारी लेंस की, तो अपसारी लेंस को किस नाम से जानेंगे, अवतल लेंस के नाम से जानेंगे। तो जो लेंस एक किरण को एक जगह बटोर रही है, एक जगह लाकर एक पॉइंट पर रख रही है, उसको हम लोग अभिसारी कर रहे हैं। लेकिन जो किरण या जो लेंस प्रकाश की किरण को फैलाने का कार्य करेगी, फैलाने का कार्य करती है, उसे अपसारी या अवतल लेंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी कि किरणों को फैलाएगी, किरण को क्या करेगी, फैलाएगी, किरण को ये फैलाने का कार्य करेगी, तो इसे हम लोग अपसारी या अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोग उत्तल और अवतल के बारे में भी जान गए और अभिसारी और अपसारी के बारे में भी जान गए। अब बात आती है कि उत्तल लेंस होने का कौन कौन से, कितने भागों में उत्तल लेंस होता है और कितने भागों में अवतल लेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देता है, जैसे उत्तलावतल, उभयावतल, समतला उत्तलावतल, इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह का आपका जो किताब है उसमें आप लोग देखे होंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं और इसका डिफिनीशन जो है, इसका जो परिभाषा है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर उभयोतल दे रहा है, यहाँ पर समतलोतल दे रहा है और यहाँ पर अवतलोतल दे रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब क्या होता है बाबू, दो। तो उभय का मतलब दो कह रहा है, अयोत्तल कह रहा है, यानी कि उभयोत्तल, यानी कि इसमें दो उत्तल मिलकर बना है। क्या मिला है, दो उत्तल, तो इसको कहेंगे हम लोग उभयोत्तल। क्या बोलेंगे बाबू, उभयोत्तल। दूसरा फिगर की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि समतलोतल, यानी कि एक समतल है, एक का है समतल है। देखिए यहाँ पर प्लेन दिखाई दे रहा है ना, एक यहाँ पर उत्तल है, यहाँ पर क्या है बाबू, उत्तल है। तो एक समतल है और एक उत्तल है, तो ये मिलकर बन गया है समतलोतल। ठीक है, अगर वहीं तीसरा फिगर की बात किया जाए तो अवतलोतल। क्या है बाबू, अवतलोतल। तो अवतलोतल कहता है कि एक अवतल और एक उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल मिलकर अवतलोतल बना दिए। यानी कि उत्तल लेंस में तीन कंडीशन बनेगा, एक उभयोतल बनेगा, एक समतलोतल बनेगा, एक अवतलोतल बनेगा। वहीं जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो उसमें भी तीन तरह के इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग उत्तल लेंस में जो भी भाग बन रहा है उसको आप लोग समझ लिए होंगे। और बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे अब अवतल लेंस में जो भाग बन रहा है कि अवतल लेंस के भाग कौन कौन से बन गए। तो देखिए पहला बन रहा है उभयावतल, दूसरा बन रहा है समतलावतल और तीसरा बन रहा है उत्तलावतल। ठीक है, तो उभय का मतलब बतला है कि दो, और यावतल यानी कि अवतल, दो अवतल मिलकर जहाँ फिगर हमारा बना, दो अवतल मिलकर बना, तो उसको हम लोग बोलेंगे उभयावतल। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे को देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि समतलावतल। समतल का मतलब कि एक समतल बना और एक अवतल मिलकर बना, एक समतल और एक अवतल मिला तो बना समतलावतल। उम्मीद है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। ठीक है, समझ लिए। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला फिगर देखते हैं तीसरा, उत्तलावतल। उत्तलावतल में क्या होगा कि एक बनेगा उत्तल और एक बनेगा अवतल, और ये दोनों मिलकर बन गया उत्तलावतल। तो चलिए जो उत्तल लेंस का भाग बन रहा था तीन गो, वो भी आप समझ लिए, और जो अवतल लेंस में बन रहा था उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तल लेंस का परिभाषा। उत्तल लेंस क्या होता है, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसका डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है तथा किनारे का भाग पतला होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिगर एक बना रहे हैं, यहाँ पर फिगर हम बनाएं तो देखिए यहाँ पर बीच का जो भाग है वो चौड़ा है, लेकिन किनारा का भाग क्या है बाबू, पतला है। तो देखेंगे एकदम सिंपल सा इसका डिफिनीशन है कि देख लेंगे कि कोई भी लेंस बनाएंगे अगर बीच में उसका देखेंगे कि मोटा है तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। बीच में मोटा होना चाहिए और किनारे किनारे कितना होना चाहिए, पतला होना चाहिए। देखिए यहाँ किनारा पतला हो रहा है
यहाँ पर किनारा पतला है और बीच में देखिए यहाँ पर मोटा है। तो देखिए इस फिगर के माध्यम से हम बताए हैं आपको, यहाँ पर फिगर के माध्यम से, ठीक है। बीच में चौड़ा है और किनारे किनारे पतला है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर बात किया जाए तो दूसरा इसका है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं और इसका है कॉन्केव लेंस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो उसका इससे अपोजिट हो जाएगा। जो देखिए उसमें हो रहा था जो बीच में मोटा हो और किनारे किनारे पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो तथा किनारे का भाग मोटा हो, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। उसमें किनारे पतला था, बीच का मोटा था, लेकिन इसमें क्या है बाबू कि बीच में का है पतला है और किनारे किनारे का है चौड़ा या मोटा कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में सबसे पहले देखिए, बीच में देखिए, बीच में क्या है, पतला है। देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना कि इतना पतला है, लेकिन किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर भी चौड़ा है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होना चाहिए और किनारा का होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब बात आती है आगे की ओर, तो हम लोग पढ़े थे लेंस का भाग, यानी कि अवतल का 3 भाग पढ़े थे और उत्तल का 3 भाग पढ़े थे। तो उसका डिफिनीशन एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं, ताकि आपको कोई दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो और आप ये ना कहें कि हम लोग को ये नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को हम बोले हैं कि एक एक पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे, समझा देंगे, ताकि आपको कभी किसी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब पढ़ते हैं उभयोतल के बारे में। तो उभयोतल के बारे में नहीं पढ़े कि वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसे क्या बोलेंगे, उभयोतल बोलेंगे। दोनों भाग उत्तल हो उसे उभयोतल बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं समतलोत्तल के बारे में। तो समतलोत्तल का डिफिनीशन क्या पढ़े कि वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल हो तथा दूसरा भाग उत्तल हो, उसे समतलोत्तल लेंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अगला देखेंगे तो अवतलोत्तल। अवतलोत्तल में क्या बोले थे कि वैसा लेंस जिसका एक भाग यानी कि पहला भाग का हो अवतल हो तथा दूसरा भाग का हो उत्तल हो। देखिए यहाँ पर भी देखना है कि पहला भाग ही क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए और दूसरा उत्तल होना चाहिए। ये नहीं कि पहला उत्तल हो गया और दूसरा अवतल हो गया, ये नहीं करना है। पहला क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए और दूसरा भाग उत्तल होना चाहिए, उसे अवतलोत्तल के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, अवतल लेंस के 3 भाग होता है, तो उस पहला भाग को देखेंगे, जैसे कि उभयावतल। उभयावतल लेंस का मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों भाग का हो, जिसका दोनों भाग अवतल हो, उसे उभयावतल लेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है समतलावतल। यानी कि समतलावतल का मतलब कि वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल हो, उसे हम समतलावतल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। चलिए अगला बढ़ें तो अगला है उत्तलावतल। उत्तलावतल का मतलब वैसा लेंस जिसका पहला भाग क्या होना चाहिए, उत्तलावतल, उत्तल, तथा दूसरा भाग क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। वैसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तलावतल लेंस के नाम से जानेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब बढ़ते हैं, जब लेंस पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो जिस प्रकार के आप पढ़े थे दर्पण में कि वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा, फोकस दूरी होगा, उसी तरह इसमें भी सभी प्रकार के होंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सारे घटनाएं होंगे। चलिए तो एक एक करके सभी घटनाओं को देखते हैं, एक एक पॉइंट को सभी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है वक्रता केंद्र को। ये वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए लेंस जो भी होता है ना, तो 2 पारदर्शी सतहों से मिलकर बना है। अभी अभी लेंस में पढ़े हैं कि जो 2 पारदर्शी सतहों से मिलकर बना है उसे लेंस कहते हैं। जैसे एक से लेंस नहीं बनेगा, मान लेते हैं कि ये हो गया, तो इससे लेंस नहीं बनेगा। जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक लेंस नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि जब 2 मिलेगा तभी लेंस का निर्माण होगा, ठीक है। जब 2 मिलेगा तभी लेंस का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ से हम बनाए हैं एक एक फिगर के बारे में, आपको डिनोट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो वक्रता केंद्र का सबसे पहले डिफिनीशन समझिए कि वैसा लेंस यानी कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है, मान लेते हैं कि लेंस इस गोले का भाग है, ये गोला है और ये भी एक गोला है, तो हम बताएं हैं कि हमेशा जब भी लेंस बनेगा दो गोलीय सतहों से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो लेंस बन गया, यहाँ से काट दिए तो हम लोग इस प्रकार का आकृति निकालते हैं, इसका एक इस प्रकार का निकालते हैं ना,
इस प्रकार का निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से ये काट देते हैं, यहाँ से ये काट देते हैं, तो इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, आकृति निकाल लेते हैं। तो वही लेंस है। तो देखिए लेंस में स्वाभाविक बात है कि जब लेंस है तो इसमें इसका जो केंद्र होगा, तो केंद्र कहाँ बन रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि देखिए केंद्र एगो इधर से आ रहा है तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ डॉट से दिखा रहे हैं, और ये कि यहाँ बन रहा है। तो कोई भी लेंस होगा तो उसमें क्या समझे आप कि दो केंद्र होगा। क्या होगा बाबू, दो केंद्र होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूजन होगा आपके आगे चल के। जब प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो प्रतिबिंब में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा जब आप यहाँ पर नहीं समझिएगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर होगा कि किस तरह से लेंस कर रहे हैं, किस तरह से फोकस कर रहे हैं, किस तरह से वक्रता केंद्र कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें दो गो केंद्र होता है, दो गो केंद्र होता है, और दो गो ही फोकस दूरी होगा। क्यों दो गो फोकस दूरी हो रहा है, केंद्र पहले समझिए कि दो गो केंद्र क्यों हो रहा है, क्योंकि इस जिस गोले का भाग है वहाँ पर एक केंद्र होगा, यहाँ से इधर घूम रहा है तो यहाँ पर एक केंद्र होगा, ठीक है, और ये वृत्त में भी एक केंद्र होगा, ये वृत्त में भी एक केंद्र होगा, इसलिए दो गो केंद्र। तो इसको 2F1 और 2F2 के नाम से आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा केंद्र के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं, वही उत्तल लेंस का कंडीशन है। तो उत्तल लेंस यहाँ से काट लिए, दो गो मिला तो यहाँ से काट लिए, तो यहाँ पर भी एक केंद्र बना और यहाँ पर भी एक केंद्र बना। तो वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ पॉइंट के बारे में, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कह रहे कि जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तथा गोले का आकार अलग अलग होगा तो त्रिज्या भी अलग अलग होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। यानी कह रहा है कि जब माने समान गोला होगा, ठीक है, समान गोला होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या का होगा, बराबर होगा। स्वाभाविक बात है कि समान गोला रहेगा तो बराबर होगा, नहीं तो एक छोटा गोला है एक बड़ा गोला है तो इसका वक्रता त्रिज्या कहाँ से बराबर होगा, दोनों डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि वक्रता त्रिज्या यही ना होता है, केंद्र से यहाँ से सतह से दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये छोटा है तो छोटा होगा वक्रता त्रिज्या, ये बड़ा है तो बड़ा वृत्त हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि दो समान आकार का रहेगा तो समान होगा, अगर भिन्न भिन्न आकार का रहेगा तो अलग अलग होगा। चलिए 3 कंडीशन भी होता है, उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि देखिए पहला होता है R1 बराबर R2, कब, जब समान आकृति का रहे तब। दूसरा कंडीशन बनता है कि R1 बड़ा है R2 से, कब, जब मान लेते हैं कि ये वृत्त बड़ा है और ये वृत्त छोटा हो जाए तो ये इसका त्रिज्या बड़ा हो जाएगा और इसका त्रिज्या छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये होता है। तीसरा कंडीशन बाबू क्या होता है कि जब R1 बड़ा है, R1 छोटा है R2 से, कब, R2 माने बड़ा होगा तो R1 मान लेते हैं छोटा है और R2 मान लेते हैं बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या का हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। यही 3 कंडीशन होता है। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब पढ़ते हैं आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो आगे बढ़ें वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में आप पढ़ लिए। अब बढ़ेंगे वक्रता प्रधान अक्ष के बारे में। क्या बाबू, प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष कहता है कि लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र आपको पता है ना कि वक्रता केंद्र 2 होता है, दोनों तरफ आपको वक्रता केंद्र मिलेगा, तो यही ना वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। तो जो वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है उसी को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। यही है हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। देखिए यहाँ C1 और C2 दोनों का वक्रता केंद्र है। यहीं आगे चलकर हम इसको 2F1 और 2F2 के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसमें फोकस आ जाएगा तो F से डिनोट करेंगे, दोनों तरफ 2 को फोकस भी इसमें होगा। जिस तरह से 2 केंद्र है तो 2 फोकस भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए गया फोकस, देखिए यहाँ पर फोकस आ गया, फोकस आ गया। कह रहे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम उस बिंदु, जो बिंदु होता है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, ये फोकस कहा जाता है। फिर से, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। आइए फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर ले लिया हम एक उत्तल लेंस। क्या है बाबू, उत्तल लेंस। यहीं देखिए आपतित प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए अपवर्तन हो रही है, अपवर्तन हो रही है। बोले थे ना कि उत्तल लेंस में आधार की तरफ मुड़ेगी, तो आधार इसका यही ना है, यही ना आधार है, तो आधार की तरफ मुड़ रही है। तो जहाँ पर काटेगी वहीं आपका क्या है, फोकस होगा। जहाँ पर ये काटेगी वहीं क्या हो रहा है,
फोकस हो रहा है। तो कह रहा है ना कि जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होने के बाद आपतित से अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काट रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, चलिए वहीं अवतल लेंस में बात किया जाए, अवतल लेंस में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन हो रही है। इसको परावर्तन इसमें नहीं कहते हैं, इसमें अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीति यानी कि डॉट लाइन से देखिए पीछे आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कट रही है, तो इसी को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बहुत बढ़िया से बेहतर ढंग से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ। इसमें भी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि एक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है। अभी पीछे ने बताए हैं कि 2 वक्रता केंद्र होगा, 2 फोकस होगा। आइए 2 वक्रता त्रिज्या होगी। स्वाभाविक बात है कि जब 2 केंद्र बन गया, 2 वृत्त से बन रहा है तो 2 वक्रता केंद्र होता होगा, एगो यहाँ पर होगा, एगो यहाँ पर होगा, वहीं 2 त्रिज्या भी होगी, 2 त्रिज्या भी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 2 फोकस भी आपको बताए हैं कि 2 वक्रता त्रिज्या, 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस तथा 2 फोकस दूरी भी होता है। जब 2 फोकस हो रहा है तो 2 फोकस दूरी भी होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को हम बताए हैं कि क्या क्या होता है बाबू। इसमें फिर से एक बार समझिए, कोई भी लेंस हमारा बनेगा तो 2 वक्रता त्रिज्या तो होगा ही होगा। जब वक्रता त्रिज्या होगा तो वक्रता केंद्र भी 2 होगा। जब वक्रता केंद्र भी होगा तो बोले थे कि जब 2 वक्रता केंद्र होगा तो 2 फोकस भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ काटेगी। और जब 2 फोकस हो गया तो फोकस और कहाँ से जो प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आगे चर्चा उसका करेंगे हम लोग। तो वहाँ पर 2 फोकस दूरी भी हो गए। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो देखिए फिगर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लेंस है, ये आपका लेंस हो गया अवतल लेंस। तो यहाँ पर केंद्र होगा ना, यहाँ पर एक केंद्र होगा ना, इसको मिला दिए तो प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर 0 जो कि प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र कब हो गया, 2 हो गया। और कोई भी रेखा आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसकी दूरी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ मिल रही है तहाँ फोकस हो रहा है, और फोकस है यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए 2 केंद्र हो गया, 2 त्रिज्या आपको हो गया दोनों तरफ, 2 फोकस हो गया दोनों तरफ, और 2 ही फोकस दूरी होता है। यही हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं कि यही होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगर अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अगला पॉइंट को देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट को ध्यान से समझिए क्या कहता है। आप फोकस के बारे में समझिए कि 2 को सब होता है। अब आगे देखते हैं प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र उसको बोलिए, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ओ से सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। तो आइए प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यही प्रकाशिक केंद्र है, यही प्रधान अक्ष है, और यहीं पर प्रधान अक्ष का क्या है, बिंदु जो भी कट रहा है, मान लेते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद जहाँ और अपवर्तन हो रहा है या निर्गत हो रहा है उसी को हम लोग प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। यहाँ से आपतित किरणें आ रही है और यहीं पर जैसे ही आएगी तो क्या करेगी, अपवर्तन हो गई कि नहीं हो गई, अपवर्तन हो गई। तो जब वो अपवर्तन हुई तो यहीं पर नहीं, यहीं से ना अपवर्तन हो रही है। देखिए यहाँ से अपवर्तन हो रही है, सामने देखिए यहीं से ना सामने अपवर्तन हो रही है, तो यहीं हो क्या हो गया, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं। वहीं अवतल में बात किया जाए तो यहाँ से देखिए यहाँ से करेगी, तो जहाँ से कर रही है वहीं क्या हो रहा है, ये इसी बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। अब फोकस के बारे में समझ लिए तो फोकस दूरी को देखिए। अगला पॉइंट फोकस दूरी है। कह रहे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र यहाँ से लेके और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। चाहे किसी भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, ठीक है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, जिसमें प्रकाश बिंदु से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आपको बता दें कि उत्तल लेंस में जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में जो फोकस होता है निगेटिव होता है। इसकी चर्चा हम लोग चिन्ह परिपाटी में भी समझेंगे। अभी समझ लीजिए बस इतना ही कि इसमें हमेशा निगेटिव प्लस होगा और इसमें हमेशा माइनस होगा।
कुछ कुछ कंडीशन होगा जिसमें प्लस भी हो जाएगा, उसको चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझेंगे बढ़िया से। आप समझिए खाली कि उत्तल में पॉजिटिव होगा और अवतल में निगेटिव होगा। कौन? फोकस दूरी। अब यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हैं, नोट्स को समझिए। पहला होता है कि मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। जब मान लेते हैं कि लेंस मोटा हो गया, कोई भी लेंस मोटा हो गया और एक लेंस पतला लेंस है, तो उसकी अपेक्षा उसकी क्या होगा? पतले लेंस की अपेक्षा कम होगा। कौन? फोकस दूरी। यानी कि देखने की जो क्षमता है मोटा लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होगा। तो स्वाभाविक बात है कि मोटा लेंस है, एक पतला लेंस है, तो मोटा में कम दूरी पर आप लोग देख पाइएगा और जो पतला लेंस होगा उसमें ज़्यादा दूरी तक आप लोग क्या करिएगा? देख पाइएगा। तो यही पॉइंट नंबर 1 कहता है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो कहता है कि लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलता है। तो वक्रता केंद्र तो सेम होगा। ये नहीं है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर है तो वक्रता केंद्र कभी यहाँ हो रहा है और कभी कभी यहाँ हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र तो किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। हाँ, बदलेगा क्या? कभी फोकस, मान लेते हैं कि कभी कोई लेंस है तो कोई लेंस है तो फोकस कभी यहाँ बन जाएगा तो कभी यहाँ बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका केंद्र जो है वो नहीं बदलता है। यही कह रहा है कि इसका वक्रता केंद्र, दूसरा पॉइंट कहता है कि लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर का है बाबू बदलते रहता है, ठीक है। देखिए जो भी पॉइंट लिखे हैं इस पॉइंट को आप बेहतर ढंग से देखिएगा, क्योंकि बार बार इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव भी बनाएगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना देता है, चाहे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, याद नहीं रहेगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हम एक एक पॉइंट का मेंशन किए हैं, ठीक है। चलिए अगले की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां क्या कर रही है? प्रकाशिक केंद्र से। समझिए ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, यही है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई भी दूरी हो, चाहे फोकस की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, कोई भी दूरी यहाँ से नापी जाएगी, यहाँ से नापी जाएगी। यहाँ प्रकाशिक केंद्र यही ना है, यहीं से नापी जाएगी, ठीक है। यहीं से, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस में यहीं से दूरी नापी जाएगी, ठीक है। तो यह इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि कोई भी दूरी हो किससे नापी जाएगी बाबू? तो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेंस का द्वारक कह रहा है कि लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। इसको समझिए, ये वृत्तीय परिधि का होता है। देखिए यहीं है वृत्तीय परिधि, यहीं है क्या? वृत्तीय परिधि, और यहीं है लेंस का द्वारक। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंस का द्वारक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को लेंस का द्वारक कहते हैं। सिंपल में समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे दर्पण में कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई दर्पण ले लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? लेंस का द्वारक कहते थे ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जिसको mn से हम लोग डिनोट भी किए थे, mn से सूचित किए थे। आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ से द्वारक जिस तरह से उसमें हो रहा है, इसी में भी लेंस में भी उसी तरह से होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या करेंगे? द्वारक करेंगे। देखिए डॉट लाइन से हम डिनोट किए हैं इसको, डॉट लाइन से क्या कहे हैं? दिखाए हैं कि द्वारक यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा। यहाँ से लेके कहाँ तक बाबू? यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, द्वारक होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम कौन कौन से हैं। देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम अभी ये आपको नहीं समझाएंगे, अभी ऐसे हम लिख दिए हैं, लेकिन अभी समझाना आपको उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि कौन लेंस कहाँ रखने पर कहाँ बन रहा है उसका प्रतिबिंब, तो आप नहीं समझ पाइएगा जब तक इसका प्रतिबिंब बनाकर आपको बढ़िया से नहीं समझा देंगे। अगर प्रतिबिंब बना के बढ़िया से समझा देंगे और तब इस बात को बताएंगे कि अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जैसे अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। दूसरा, अनंत और फोकस के बीच रखें तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बाबू? फोकस और केंद्र के बीच बन रहा है। इस तरह का कंडीशन अभी नहीं आपको समझ में आएगा। आपको क्या समझ में आएगा? तो अब समझ में आएगा जब प्रतिबिंब हम इससे पढ़ लेंगे तब आप समझिएगा। इसलिए इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको पढ़ना है। आज इस 2 पॉइंट के बारे में समझ लिए और अगले जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग पूरा प्रतिबिंब बनाकर पढ़ेंगे। पूरा प्रतिबिंब बनेंगे कि जब वस्तु कहाँ से कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जिस तरह से दर्पण में हम पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, जब वस्तु अनंत और F के बीच रखे, जब वस्तु F और C के बीच रखे, जब वस्तु C और O के बीच रखे, यानी कि
यहाँ से रखे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ। चलिए 2 कंडीशन सबसे पहले समझिए, इस कंडीशन को समझ लीजिए और अगले जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होगा, प्रतिबिंब कौन से कहाँ रखेंगे तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है तो अपवर्तित के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये कंडीशन तो आपको पीछे में भी हम बहुत बार बता दिए हैं कि देखिए जब आपतित होती है प्रधान अक्ष ही ना है, तो इसके समानांतर आपतित होती है तो यहाँ पर दर्पण से परावर्तन हो रही, परावर्तन या इसको अपवर्तन कहेंगे क्योंकि अपवर्तन का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपवर्तन हो रही है तो किससे होकर गुजर रही है, तो फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, अगला पॉइंट कहता है दूसरा कि जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। यानी कि देखिए प्रकाशीय केंद्र पर विदा किए रहे हैं तो यहाँ पर अपवर्तन नहीं हो रहा, सीधा निकल जा रहा है। क्या कर रहा है बाबू, सीधा निकल जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से विदा करेंगे तो सीधा निकल जाएगा, और जब प्रधान अक्ष के समानांतर विदा कर देंगे तो अपवर्तित होगा तो फोकस होकर गुजरेगा। ये दोनों पढ़ाए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब प्रतिबिंब पढ़ेंगे हम लोग तो इसी से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, इसी रेखा से दोनों से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर जो इसको नहीं समझेगा आगे चल के प्रतिबिंब जब पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पर दिक्कत होगा उसको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। फिर से एक बार कहेंगे आपको कि जो लोग न्यू विद्यार्थी हैं इस पे वीडियो पर, तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप बताइए हमको कि किस तरह से आपको इस वीडियो को देखने में लगा, मैंने कैसा लगा आपको वीडियो। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर से जो भी नोट्स बन रहा है उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं बाबू अगले लेक्चर में, यानी कि अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। तब तक लिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।